जैसा कि हम जानते हैं कि ये विजन सक्सेस में हमने फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक, फिजिक्स जो है वो सौरभ सर पढ़ा रहे हैं और जो कंप्यूटर साइंस है वो डी के सर पढ़ा रहे हैं। अभी तक केमिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी, किसी वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आई एम कृष्णकांत शर्मा, आप लोग मुझे शॉर्ट में के सर भी कह सकते हैं। ठीक, आज मैं आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस टू केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री को आप जैसे जानते हैं हिंदी में बोलते हैं रसायन। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशंस की। केमिस्ट्री को हम साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो है केमिस्ट्री में एक आती है कि जो केमिस्ट्री है वो ब्रांच किसकी है? साइंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। तो पहली लाइन है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब दूसरी बात हम करेंगे कि केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा कि केमिस्ट्री में हमें स्टडी किसकी करना है। तो स्टडी जो हम केमिस्ट्री में करेंगे वो है आपका मैटर। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी डेफिनेशंस पे। देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहली लाइन जो आती है वो क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन किसका करते हैं? मैटर का। तो हम आगे क्या लिखेंगे? विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। ठीक, मतलब मैटर का अध्ययन करते हैं। अब इसके साथ साथ हमें ये चीज भी देखना है, मैटर का तो हम अध्ययन कर रहे हैं, मैटर मतलब होता क्या है। ठीक, तो मैटर होता क्या है उसके लिए एक डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका वजन हो, जिसका भार हो या जिसका द्रव्यमान हो और जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करती हो, जो एक जगह को घेरती हो, वो क्या है? मैटर। जैसे मैं बात करूं इस मार्कर की, तो मार्कर ये क्या है? एक मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको वेट करूं, भले ही इसका 10 ग्राम वजन निकले, 5 ग्राम वजन निकले, तो इसके पास मास है। और दूसरी चीज, जिस एरिया पे इसको कवर किया हुआ है, इतना ये क्या कर रहा है? इसकी जगह घेर रहा है, मतलब इसका क्या है? वॉल्यूम है। जब जिसका मास हो और वॉल्यूम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब यहां पर हो गई बात, हमारा मैटर तो ये हो गया। अब मैटर के अंदर हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? ठीक, तो हम बात करेंगे, देखो मैटर है, मैटर किस चीज से बना हुआ है, मतलब कंपोजिशन। ठीक, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके गुण क्या है, कैसे कलर का दिखता है, क्या साइज है, क्या शेप है, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और लास्ट हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस। ये किसके साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन अब बढ़ गई है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशंस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर के बारे में देखा, मैटर के बारे में क्या देखा हमने कि जिसका मास हो और वॉल्यूम हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है हमारे नेचर में मेनली 3 फेस में या 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकंड है आपका लिक्विड और थर्ड है गैस। ठीक, यहां आपके मैंने 2 नहीं लिखे हुए हैं, एक आपका प्लाज्मा, एक आपका प्लाज्मा और एक आपका बीईसी। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर मेनली। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, वैसे अभी कितने हैं? 5 प्रकार के। तो हम यहां पर बेसिकली 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके 2 प्लाज्मा और बीसी बचे हुए हैं, इनको हम किसी बाद में लेक्चर में इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट्स क्या होता है, उसके बाद लिक्विड और देन गैस। इन सभी को पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए एटम्स के बारे में कि एटम्स होता क्या है। ठीक, दूसरा इसमें पता होना चाहिए IMFA। ठीक, इसका मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है IM इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैंने लिख दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन।
ठीक, अट्रैक्शन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिपल्सन। तो एक हो जाएगा आपका IMFA और एक हो जाएगा IMFR। ठीक, इनसे हम इन तीनों की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें एटम बहुत पास स्थित होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं। ठीक, लिक्विड में क्या होता है, एज कंपेयर टू सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में पास में हैं, तो ये क्यों है, इसका कारण क्या है, ये दूर है तो इनका कारण क्या है, और ये बहुत दूर है इनका कारण क्या है। तो इनका जो रीजन है वो है आपका IMFA। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन है तो वो किसी फोर्स के द्वारा अट्रैक्शन होगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूल्स का मतलब ही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले सॉलिड में देखें तो दो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास स्थित हैं, मतलब इसमें जो IMFA होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक कैसा होगा, हाई। तो हम सॉलिड स्टेट में बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी हाई इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। अगर इसमें हाई है और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो गैस में हम क्या बोल सकते हैं, लो है। इसमें IMFA जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो। और जब भी हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड इसमें क्या है, दोनों के बीच में है। तो हम इनको कंपैरिजन के बारे में बता देंगे कि अगर हम सॉलिड के केस लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट आर लेस देन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, और गैस से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मोर देन गैस स्टेट। क्लियर, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। सेकेंड, अगर हम रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक, जैसे हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, तब तो ये पास पास है। तो इसमें जो IMFR है, यहां पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इसमें रिपेल हो ही नहीं रहे, एक दूसरे से दूर जा ही नहीं रहे, मतलब ये कैसा हो जाएगा, लो। अगर गैस की बात करें तो गैस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पर लो था तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दूर है। और यहां पर मैंने लिखा था लेस देन सॉलिड, तो यहां पर देखिए रिपल्सन यहां पर थोड़ा सा क्या है, ज्यादा किससे, सॉलिड से, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, मोर देन सॉलिड। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिला कि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन क्या होता है, लो होता है। ठीक, लिक्विड का सेम और गैस। सॉलिड स्टेट में हमने फर्स्ट पॉइंट IMFA देख लिया, सेकंड पॉइंट हमने IMRA देख लिया, थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो है शेप एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम बात करें शेप की, तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जो शेप होता है वो डेफिनेट है। जैसे मैं बात करूं ये मार्कर की, तो मार्कर इसका जो शेप है, चाहे आप यहां रखिए चाहे आप कहीं भी ले जाइए इसको, जो इसका शेप है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा, कभी भी इसका फिक्स जो शेप है वो बदलेगा नहीं। उसका कारण भी क्या है, IMFA इसका क्या होता है, हाई होता है। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा वो आसानी से मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से छोड़ेंगे नहीं, तो शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सेकेंड हम केस बात करें लिक्विड की, लिक्विड का शेप इनडेफिनिट होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं वाटर को इस बॉटल में लूं, ये देखिए ये बॉटल में लूं, तो ये पानी इस शेप का हो जाएगा, इस बॉटल के शेप का हो जाएगा। अगर इसी को मैं दूसरी बॉटल में ले लूं तो इस शेप का हो जाएगा। मतलब इसका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि किस वेसल्स में उसको रखा हुआ है। ठीक, तो इसका जो लिक्विड का जो शेप होगा वो कैसा होता है, अनिश्चित, मतलब जिस बर्तन में उसको रखोगे उसका वो शेप ले लेगा। लास्ट है आपका गैस। गैस का तो ऑब्वियसली क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। इसका कारण क्या है, आप इस रूम में गैस को छोड़ दीजिए तो वो पूरे रूम को कवर कर लेगी, आप एक सिलेंडर में भर दीजिए तो वो सिलेंडर को कवर कर लेगी, मतलब जितना एरिया उसको मिलेगा उतना कवर करती है। इसलिए गैस का शेप भी क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। एक हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस कवर करती है। तो सॉलिड कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी वस्तु है,
तो उसका जितना जगह यहां पर घेरेगी, इसको कहीं भी ले जाइए उतनी ही जगह उसे वहां पर भी घेरना है। सॉलिड की अगर हम बात करें, इसलिए इसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब निश्चित होती है। ठीक। दूसरी हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का भी जान के वॉल्यूम जो है वो क्या है, फिक्स है। अब ये कैसे फिक्स है, जैसे मैं बात करूं कि आपके पास अलग अलग शेप की दो बॉटल्स हैं और दोनों बॉटल्स 1 लीटर की, लेकिन शेप कैसा है, अलग अलग है। तो शेप तो कैसा हो रहा है, इनडेफिनिट, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना आया, 1 लीटर। 1 लीटर उसमें भी लिक्विड भरा जाएगा, 1 लीटर उसमें भी लिक्विड भरा जाएगा, तो जो लिक्विड की वॉल्यूम होगी वो कैसी रहेगी, डेफिनेट। अब हमने बात करते हैं इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट किसकी, गैस की। तो ये कैसे होगा, अब मैंने दो बोतल ली है, एक 5 लीटर की है और एक आपके पास 1 लीटर की है, और उन दोनों में हमने गैस को भर दिया। तो गैस 1 लीटर में 1 लीटर के एरिया को कवर करेगी और 5 लीटर में 5 लीटर के एरिया को कवर लेगी। तो इसकी जो गैस की वॉल्यूम है वो कैसी हो जाएगी, इनडेफिनिट। स्टेट ऑफ मैटर की बात हम बात करेंगे, जैसा कि हम डेफिनेशंस में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पहले हमने देखा था स्टडी ऑफ मैटर, मैटर मतलब है, उसके बाद देखा था हमने कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसी में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर बना किस चीज से है, तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जिससे मैटर को बना हुआ होता है। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम। क्या होती है, एटम। अच्छा, मैंने एक बार बोला कि केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या हो जाएगी, बायोलॉजी में जैसे मैं बात करूं हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी भी एक मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि हमारा मास है और हमारा वॉल्यूम भी है, तो हम भी एक क्या है, मैटर है। और हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम नहीं है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो होती है एटम। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। लेकिन बाद में पता चला कि एटम से भी छोटे होते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझे क्या होता है, एटम। जब आपके दो एटम्स, और वो भी कैसे, सेम एटम, मान लो एक क्लोरीन का एटम और एक क्लोरीन का एटम, दोनों सन के सेम एटम्स हैं और दो सेम एटम्स आपस में कंबाइन हो, तो क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स। तो यहां पर देखिए, जब आपका एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एलिमेंट्स। लेकिन ये कैसे होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अगर ये अलग अलग हैं तो ये डायरेक्ट क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, वाटर, H2O। अब वो आप बैलेंस करोगे, बैलेंस करोगे तो यहां पर 2 है तो आपको ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, जिसके कारण हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगी, बैलेंस। ठीक, तो ये तो आपका क्या बना, मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं एक क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन है और दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, Cl2, तो ये आपका क्या होगा, एलिमेंट्स ही होगा, क्योंकि आपने यहां पर क्या लिए हुए हैं, सेम एटम्स लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, सेम एटम्स लिए हुए हैं। इससे आपको एक चीज और पता चलती है, यहां पर आपको क्या पढ़ने को मिल रही है, केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने को मिल रही है, केमिकल रिएक्शंस। आपने देखा एरो यहां पर है, एरो के इस तरफ मैंने लिखा है एलिमेंट्स, यहां पर लिखे एटम्स। कभी भी एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी होगा वो कहलाता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जिन चीज से मिलकर बना होता है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, ये सभी क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। जब दो रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना दे, या दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी चीज को, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, यहां पर आपको मैं पढ़ा रहा था एटम्स, और कहां पहुंच गए मुझे भी नहीं पता। ठीक, सबसे छोटी यूनिट क्या थी, एटम्स। सेम अगर एटम्स कंबाइन हुए तो क्या बना, एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट्स भी कंबाइन होंगे तब भी क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपका क्या बनता है, कंपाउंड्स। और बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैटर का। देखिए यहां पर मैंने एक चीज बात की है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्योर कंपाउंड्स और एक होते हैं इम्प्योर।
यहां पर मैंने जो बताया हुआ है मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और एटम्स, ये सभी किसमें आते हैं? प्योर कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक, प्योर का मतलब है जिनका रेशियो कभी बदले ना, रेशियो कैसा रहे? फिक्स रहे। जैसे H2O एक प्योर कंपाउंड्स में बोल दूं कि H2O एक क्या है? प्योर कंपाउंड्स है। ठीक, चाहे इसे आप कहां से ले आओ, नदी से ले आओ, चाहे नल से ले आओ, चाहे तालाब से ले आओ, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है? H2O। मतलब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखना, वो क्या रहेगा? 2:1 में रहेगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जहां पे भी रेशियो फिक्स रहेगा वो आपका किस में आ जाएगा? प्योर कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स तो फिक्स ही है, क्लोरीन लिया फिक्स है, तो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, ये दोनों किस में आ जाते हैं? प्योर कंपाउंड्स में। अच्छा, अब बात करते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स क्या है। इम्प्योर कंपाउंड्स का मतलब है खिचड़ी, जहां पर कुछ भी कुछ रेशियो में भी डाल रहे हैं। जैसे नमकीन, नमकीन क्या है? एक मिक्सचर। तो इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। ठीक, और ये मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो यहां पर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये मिक्सचर भी दो टाइप का है, एक आपका है होमोजीनियस और एक आपका है हेट्रोजीनियस। सॉरी बच्चों, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक मीठा वाला एक तीखा वाला। सर नमकीन की बात कर रहे हैं। हाँ, उसको मिक्सचर ही कहते हैं हम लोग सर। मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जैसे मैंने H2 लिया और NaCl लिया। ठीक, एक बीकर है आपके पास, उसमें आपने जल लिया है, उसमें आपने नमक को डिसॉल्व कर दिया। ठीक, आपने अलग डिसॉल्व किया, यहां लाकर लाऊं मैं बोलूं कि इस पानी के अंदर क्या है, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। मतलब उस क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि उसमें जो यूनिफॉर्मिटी है वो कैसी है? सभी जगह इक्वल। मतलब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। आप नहीं बता सकते कि उस पानी में नमक था कि शुगर था देखकर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस, जहां पर कंपाउंड्स में हर एक एटम्स इक्वल अमाउंट में हो। आप चाहे, जैसे मैं बात करूं, ये आपका बीकर हुआ, ये आपने इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें आपने NaCl को डिसॉल्व कर दिया। NaCl को डिसॉल्व करने के बाद आप यहां का लिक्विड पिए तब भी उतना ही खारा लगेगा, चाहे आप यहां का लिक्विड लें तब भी वहां पर उतना ही खारा लगेगा। मतलब यहां पर जो यूनिफॉर्मिटी है वो कैसी है? इक्वल है। और ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं दूसरी कंडीशंस लूं हेट्रोजीनियस में, अब मैंने यहां NaCl की जगह सैंड सैंड मिक्स कर दूं, तो सैंड क्या होगी? कुछ समय के लिए जान के ऊपर रहेगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहां पर आपको रेत क्या मिलेगी? जो सैंड है वो क्या मिलेगी? लार्ज क्वांटिटी में, और यहां पर क्या मिलेगी? बहुत कम क्वांटिटी में। आप यहां से निकालेंगे तो सैंड बहुत कम है, यहां पर बहुत ज्यादा है, मतलब यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। और जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है वहां पर जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हमें नेक्स्ट जब क्लास में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी को पुराने सिलेबस से रिड्यूस करके कुछ नया सिलेबस लेकर आए हैं। पहला जो चैप्टर था वो था सॉलिड स्टेट, लेकिन अब आया है डायरेक्ट आपका क्या है? सॉल्यूशंस। मैं चाहता तो यहां पर जब मैंने एटम्स की स्टेट ऑफ मैटर बताई थी वहां पे सॉलिड स्टेट को पूरा जान के एक्सप्लेन करता जाता, लेकिन अब वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो यहां पर जब मैं होमोजीनियस की बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है और उसे बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस की जब मैं डेफिनेशंस बताऊंगा आपको तो सबसे पहली लाइन यही लिखवाऊंगा कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर क्या है। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो आप बता नहीं सकते कि उसके अंदर पानी है या नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशंस। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए हैं तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।